लेट्स माइक फिट इंडिया। फिट इंडिया में मैं आपके साथ महेश सिंह। दुर्बल और अवसादग्रस्त बुजुर्गों में मनोभ्रंश का खतरा अधिक हो सकता है। इन दोनों कारकों का संयुक्त योगदान कुल जोखिम का 17% है। साइकियाट्री में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कमजोरी और अवसाद दोनों मनोभ्रंश के जोखिम को बढ़ाते हैं। इन दोनों स्थितियों के होने से स्वस्थ लोगों की तुलना में मनोभ्रंश विकसित होने की संभावना 3 गुना से अधिक बढ़ जाती है। चीन के झेजियांग विश्वविद्यालय के चिकित्सा महाविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार बुजुर्गों में कमजोरी और अवसाद का नियमित रूप से आकलन किया जाना चाहिए। उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार से मनोभ्रंश के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन में अमेरिका और ब्रिटेन के 2 लाख से अधिक लोगों के डाटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें यूके बायोबैंक डेटा सेट भी शामिल है। 13 साल की निगरानी के दौरान 9,088 प्रतिभागियों में मनोभ्रंश का निदान किया गया। कमजोर प्रतिभागियों में महिलाओं की संख्या अधिक थी। उनका शारीरिक वजन अधिक होने, कई दीर्घकालिक बीमारियां होने और कम शैक्षिक योग्यता होने से उनमें मनोभ्रंश की संभावना 2.5 गुना अधिक थी। अवसाद से ग्रस्त प्रतिभागियों में मनोभ्रंश से ग्रस्त होने का जोखिम करीब 60% अधिक था। हालांकि लेखकों ने लिखा, शारीरिक दुर्बलता और अवसाद दोनों से पीड़ित प्रतिभागियों में शारीरिक दुर्बलता और अवसाद से पीड़ित न होने वाले प्रतिभागियों की तुलना में मनोभ्रंश का जोखिम सबसे अधिक था। शारीरिक दुर्बलता और अवसाद के बीच एक योगात्मक अंतःक्रिया देखी गई, जिसमें मनोभ्रंश के जोखिम का 17.1% उनके अंतःक्रियात्मक प्रभावों के कारण था। अधिक दुर्बलता अवसाद संबंधी संज्ञानात्मक बोझ को आंशिक रूप से कम कर सकता है, जबकि अवसाद का निम्न स्तर दुर्बलता के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि उनके अनुसार दोनों स्थितियां एक सीमा से अधिक होने पर क्षतिपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे मनोभ्रंश के खतरे में तेजी से वृद्धि होती है। किसी छुट्टी या सप्ताह अंत के समय थकान हावी होने और गले में खराश महसूस होने से लगता है कि आप बीमार पड़ रहे हैं। कुछ लोग इसे निराशा का प्रभाव या अवकाश की बीमारी कहते हैं। आपको अवकाश संबंधी बीमारी के बारे में ऑनलाइन तथा व्यक्तिगत अनुभवों से सुनने को मिल सकता है, लेकिन इस पर किए गए अध्ययन बहुत सीमित हैं। अवकाशकालीन बीमारी एक ऐसा शब्द है जिसे 2002 के एक अध्ययन में डच शोधकर्ताओं द्वारा गढ़ा गया था। यह उन लोगों के लिए गढ़ा गया जो हफ्ते भर काम के दौरान शायद ही कभी बीमार पड़ते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत की छुट्टियों में बीमार पड़ जाते हैं। शोधकर्ताओं ने 1,893 लोगों का सर्वेक्षण किया और पाया कि लगभग 3% लोगों ने अवकाश के दौरान होने वाली बीमारियों की शिकायत की। उन्हें आमतौर पर सिर दर्द, थकान, सर्दी जुकाम, मांसपेशियों में दर्द और मतली महसूस होती। उनमें छुट्टियों के दौरान संक्रमण की संभावना अधिक थी। हालांकि यह शोध लोगों की याददाश्त पर आधारित था। अवकाश संबंधी बीमारी की परिभाषा भी अस्पष्ट थी। 2014 के एक अन्य अध्ययन में निराशाजनक सिरदर्द की जांच की गई, जिसमें नियमित रूप से माइग्रेन का अनुभव करने वाले 22 प्रतिभागियों से उनके तनाव के स्तर और माइग्रेन की शुरुआत नोट करने को कहा गया। यह बात शायद अटपटी लगे, लेकिन उन लोगों में तनाव कम करने से माइग्रेन के लक्षण उभरने लगे। जब किसी दिन उन्होंने तनाव में कमी महसूस की तो 24 घंटों के भीतर ही उन्हें माइग्रेन हो गया। इसका कोई स्पष्ट कारण तो पता नहीं चला, लेकिन अध्ययनकर्ताओं ने माना कि सप्ताह अंत में जीवन शैली में बदलाव स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अवकाशकालीन बीमारियों पर गुणवत्तापूर्ण शोध की कमी के कारण इसके सटीक कारणों का तो पता नहीं चलता, लेकिन कुछ लक्षणों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लोग अक्सर छुट्टियों के दौरान यात्रा करते हैं और हवाई जहाज जैसी बंद भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बैठते हैं, जिससे रोगाणुओं के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है। दूर-दराज के स्थानों की यात्रा करने से हमें ऐसे रोगाणुओं के संपर्क में आ सकते हैं जिनके प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। छुट्टियों में हम शराब का सेवन भी अधिक करते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। साथ ही हम अपने शरीर को उन कामों के लिए मजबूत कर सकते हैं जो हम सामान्यतः नहीं करते, जिससे हम पर तनाव पड़ता है।
एक और लक्षण यह है कि काम में व्यस्त रहने से हमारा ध्यान भटकता है और हम बीमारी पर कम ध्यान देते हैं। छुट्टी के दौरान मांसपेशियों में दर्द या सिर दर्द जैसे लक्षण उभर आने से हम बीमारी को अधिक महसूस करने लगते हैं। तनाव और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच एक जटिल संबंध है। तनाव से सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है और हमारे शरीर से एड्रेनालाइन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं। लंबे समय तक तनाव रहने से हमारे शरीर में कार्टिसोल का स्तर उच्च बना रहता है। समय के साथ इसमें संक्रमण के प्रति हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अल्पकाल में एड्रेनालाइन और कार्टिसोल दोनों ही प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। मतलब तेज तनाव अस्थायी रूप से संक्रमण के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना सकता है। यही कारण है कि हम काम के वक्त खुद को व्यस्त और तनावग्रस्त तो महसूस करते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ते। कार्टिसोल के सृजनरोधी गुण दर्द से भी राहत दिला सकते हैं, लेकिन जब तनाव का समय दूर हो जाता है, उदाहरण के लिए जब हमें आराम करने का मौका मिलता है, तो अचानक बदलाव आ सकता है। उस समय हमें अस्थायी रूप से मिलने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता या कार्टिसोल से मिलने वाली दर्द निवारक शक्ति का लाभ नहीं मिलता। उसी समय हम बीमार पड़ सकते हैं और सिर दर्द तथा मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण महसूस करते हैं। अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं? हम जानते हैं कि सक्रिय रहना, पर्याप्त नींद लेना और व्यस्तता के बीच भी स्वस्थ संतुलित आहार लेना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। फिनलैंड के एक अध्ययन में 4000 से अधिक ऐसे कर्मचारियों का परीक्षण किया गया जो शारीरिक रूप से निष्क्रिय थे। इसमें पाया गया कि जो लोग नियमित व्यायाम, विशेष रूप से जोरदार व्यायाम करते थे, उनके निष्क्रिय रहने वालों की तुलना में बीमारी के कारण छुट्टी लेने की संभावना कम थी। दीर्घकालिक तनाव और बीमारियों के बीच संबंध को देखते हुए कार्यस्थल से जुड़े तनाव पर काबू पाना भी समझदारी भरा कदम है। इस बात के प्रमाण है कि ध्यान, सजगता और विश्राम आदि तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। वहीं छुट्टियों के दौरान श्वसन संबंधी संक्रमण से बचने के लिए फ्लू और कोविड के टीके समय समय पर लगवाते रहे और हवाई यात्रा, हवाई अड्डों पर N95 मास्क पहनने जैसी सावधानियां बरतने से आप कुछ अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद ले सकते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.